नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आपने जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम तो जरूर ही सुना होगा। ये वो जज थे जो काफी ज्यादा पिछले दिनों में चर्चे में आए थे कि इनके घर पर 15 करोड़ के आसपास में कैश मिला था, आधा जला हुआ हालत में। एक्चुअल में जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, इनके घर के परिसर में होलिका दहन वाले दिन आग लग गई और उस आग को बुझाने के लिए जब फायर ब्रिगेड की टीम आई थी तो फायर ब्रिगेड की टीम बुझाते समय ये पाई कि यहाँ पर बोरियों में और अलमारियों में कैश रखे हुए हैं और बड़ी मात्रा में कैश हैं। बाद में ये पता चला कि अनुमान लगाया गया कि लगभग 15 करोड़ कैश हैं। ये मामला खूब तूल पकड़ा था और खूब ज्यादा मीडिया सुर्खियों में आए, न्यूज में आए जब, तो फिर आनंद फानन में जुडिशरी सिस्टम ने इनको क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट से इनको ट्रांसफर कर दिया। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, सीनियर जज थे। फिर ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में चले गए ट्रांसफर होकर। लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया पर आई, सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया लगभग 15 दिनों के बाद, तब फिर ये मामला फिर तूल पकड़ा और फिर सरकार भी दबाव में आई और ये महाभियोग की प्रक्रिया आ गई लोकसभा में, संसद में। जब महाभियोग की प्रक्रिया इन पर लाई गई और वो महाभियोग की प्रक्रिया चल ही रही थी कि इसी बीच इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले पहले ही जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसके क्या मायने हैं, इस वजह से क्या चीजें इफेक्टिव होंगी, आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। साथ ही साथ जजों पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसको भी समझेंगे और इनके पूरे मामले को हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग कहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई। एक्चुअली में जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर जज थे। ये होलिका दहन वाले दिन इनके घर में कैंपस, मतलब इनके घर की बाउंड्री के अंदर ही एक आउट हाउस था जो गेस्ट हाउस के लिए अमूमन बनवाते हैं लोग। उस गेस्ट हाउस में जो घर के मेन वाले घर के बाहर ही था, एक रूम टाइप का, 2 रूम टाइप का बना था। वो गेस्ट के लिए या फिर स्टाफ मेंबर्स वगैरह के लिए होता है। उस रूम में आग लग गई। आग लग गई तो जब दमकल वाली गाड़ी आई, यानी फायर ब्रिगेड वाली जब गाड़ी आई, उन्होंने आग बुझाना शुरू किया तो फिर कुछ उनके अधिकारियों ने ये देखा कि भाई ये जो चीजें हम बुझा रहे हैं ना, ये नोटों की गड्डियां हैं। और नोटों की गड्डियों को जब बुझाया गया तो फिर उसमें कुछ 2-4 लोग थे, वीडियो बना लिए। वो वीडियो धीरे धीरे वायरल होना शुरू हुआ। अब उसमें ये अनुमान लगाया गया, अनुमानता उनके द्वारा कहना है कि मीडिया रिपोर्ट के द्वारा, कि लगभग 15 करोड़ का कैश था। शुरुआत में तो जितनी भी जज कम्युनिटी है या ये सब है, इन लोगों ने सोचा कि चलो ये इंटरनल मामला है, इसको यहीं पर सुलझा लेंगे, इनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो इनको ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ये जज की ही भूमिका निभा रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। लेकिन जब वो वीडियो क्लिप्स वो सोशल मीडिया पर आई, तब लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया और वहीं से एक बात उठनी शुरू हो गई कि भाई करप्शन इन जुडिशरी। आपने देखा भी कि पिछले दिनों में एनसीईआरटी ने भी अपने चैप्टर में एक टेबल मात्र जोड़ दिया था, एक मतलब पैराग्राफ जोड़ दिया था करप्शन इन जुडिशरी करके। तो जितनी भी जज और वकीलों की कम्युनिटी है, सबने मिल करके एनसीईआरटी की उस बुक को वापस मंगवा लिया और उसकी छपाई ही बंद करवा दी। सोचिए, यहां तक कि हम लोगों ने वीडियो जो बनाई थी उस वीडियो पर नोटिस आ गया था। तो ये करप्शन इन जुडिशरी करके ये चीजें था और उनका ये कहना था कि भाई जुडिशरी में करप्शन नहीं है। खैर, है या नहीं है वो विवाद का विषय है, वो अलग का बात है। लेकिन यहाँ जो करप्शन का मामला देखने को मिला, अब ये 15 करोड़ कैश जो रखा गया था, ये कोई अच्छी चीजों के लिए तो रखा नहीं गया, अच्छे काम के लिए रखा नहीं गया था। इतनी बड़ी मात्रा में कैश है तो मतलब वो ब्लैक मनी है। और वो कैश आप किस लिए यूज कर रहे थे? आप एक जज हो अगर, तो कहीं ना कहीं वो निर्णय को पलटने का आपके पास जो पावर होगी, उसके शक्तियों का इस्तेमाल हो सकता है, किसी के लिए कर रहे हो, करो आप, इसके लिए मिला हो कैश। ये सभी आरोप लगे। हालांकि इस चीज को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। इन आरोपों को देखते हुए जब विवाद बढ़ा खूब, तो फिर संसद में इनके खिलाफ महाभियोग भी लाया गया। महाभियोग की प्रक्रिया अभी चल ही रही है। लेकिन जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली। इन्होंने हालांकि दलीलें दी ये इस बात की कि भाई जब इनके घर में वो आग लगी थी तब ये घर में मौजूद नहीं थे। पहली चीज, ये वहां पर थे नहीं घर में। और दूसरी बात ये कि ये उन स्टाफ मेंबर का भी, उनके घर में जो स्टाफ मेंबर रहते हैं उनका भी एक्सेस था, वो आउटडोर में, आउट हाउस में था। तो ये हो सकता है कि उनके द्वारा कोई चाल चल करके हमें फंसाने की साजिश हो सकती है, सियासी चाल इन्होंने बताया ये। और इन्होंने ये कहा कि भाई जांच जो है वो पक्षपाती हो रही है और इस वजह से इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खैर, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि हाँ, बात तो सही है, तुम घटना के समय दिल्ली में नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सीधा या गुप्त रूप से पूरा पूरा तुम्हारा नियंत्रण था इस जगह और इस कैश पर।
कहीं ना कहीं इस पर तुम्हारा एक्सेस था, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। इसके अलावा सबूतों से ये लगा कि कैश यूं ही नहीं रखा गया था, उसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डील होना था या उसके बदले तुम कोई कार्य करने जा रहे थे। संभवतः गलत काम इसकी ओर ये संकेत देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट के जांच पैनल ने माना। तो यानी अब उनसे भी इनको राहत नहीं मिलने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट से भी। अब भाई इम्पीचमेंट की यानी महाभियोग की प्रक्रिया चल रही थी। महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया में जब भी किसी जज को, सीनियर जज हो, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, या सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस हो, या फिर राष्ट्रपति, इन सब का क्यों ना हो, तो इन सब को हटाने के लिए जब लाया जाता है महाभियोग, तो उसके लिए ना संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास कराना होता है। अगर लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में मिनिमम 100 सांसदों का वोट पाना होता है, और मतलब कि महाभियोग के लिए। और अगर राज्यसभा की बात करें तो मिनिमम 50 जो हैं, 50 लोग सांसद जो हैं इसके पक्ष में, सपोर्ट में वोट करते अगर, तो महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती, फिर राष्ट्रपति का मुहर लग जाता। तो इसका संवैधानिक आधार अगर देखें तो अनुच्छेद 124 के सब क्लास 4 में सुप्रीम कोर्ट के जज को लेकर, और अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट के जज को लेकर के इम्पीचमेंट यानी जज को हटाने या कहें महाभियोग लाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है अपने संविधान में भी। अगर सांसदों का समर्थन मिलता है तो मामला गंभीर माना जाता है, और ऐसे मामले में महाभियोग की प्रक्रिया जो है 100 लोकसभा सांसद और 50 राज्यसभा सांसद के 2/3 बहुमत से पास होने के बाद ये पूर्ण मानी जाती है महाभियोग की प्रक्रिया। अगर महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो फिर उस व्यक्ति को अपने पद से त्यागपत्र देना ही पड़ जाता है जबरदस्ती, है ना। इनके केस में कमेटीज भी बैठाई गई थी, जांच समिति बैठाई गई थी, और जजेस की इंक्वायरी भी हुई। उन सब से इनको मतलब राहत नहीं मिली, और ये सब प्रक्रियाएं होती हैं जजों को हटाने की। संसद में वोटिंग वगैरह होती है, वो बहुमत भी इनके खिलाफ ही था। मतलब महाभियोग जो है प्रक्रिया ये पूर्ण लगभग होने ही वाली थी, लेकिन अभी पूर्ण नहीं हुई थी। तो अब इनको ये लगा कि अगर महाभियोग आ जाएगा, क्योंकि जो सबूत मिले थे वो इनके खिलाफ थे और सबूत मजबूत थे, तो ये इनको लग रहा था ना सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी ना संसद से राहत मिलेगी, महाभियोग की प्रक्रिया आ जाएगी और महाभियोग की प्रक्रिया भी आसानी से पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना सत्ता पक्ष हाथ लगाएगा ना विपक्ष हाथ लगाएगा, सब अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। क्योंकि जो भी अगर कोई कहेगा, भाई जब साक्षात 15 करोड़ लक्ष्मी माता मिली हैं तो फिर उनसे कौन नहीं पल्ला झाड़ेगा, कौन नेता नहीं पल्ला झाड़ेगा। सब लोग पीछे हट लिए। अब वर्मा साहब फंस गए। अब देखिए हुआ क्या, तो इन्होंने कहा कि इससे पहले महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो, हम दे देते हैं इस्तीफा। अगर महाभियोग के पहले कोई भी पद का व्यक्ति जो है वो इस्तीफा दे देता है तो जीवन भर उसको पेंशन, ये सब सरकारी सुविधाएं ये सब मिलती रहेंगी। ध्यान रहे ये बात। अगर महाभियोग के बाद अगर पद से हटाया जाता है तो ना पेंशन मिलेगी, ना सरकारी आवास मिलेगा, ना गाड़ी, ना कुछ, और दाग धब्बा अलग से परमानेंट लग जाएगा कि हाँ ये वेरीफाइड है, भाई इतने सांसदों ने मिल करके इस चीज को माना है कि ये बंदा करप्ट था और इसको हटना चाहिए था। तो ये हमेशा के लिए आजीवन धब्बा भी लग जाता है, और दूसरा सारी सरकारी सुविधाएं भी छीन ली जाती हैं। लेकिन अगर वहीं इस्तीफा दे देते हैं, पहले ही अपना पद छोड़ देते हैं महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले, तो फिर धब्बा भी परमानेंट नहीं हुआ। ये हो जाएगा भाई हम अपने स्वीकृति से, स्वेच्छा से दे दिए इस्तीफा। दूसरा ये हुआ कि उनको पेंशन मिलते रहेंगे, सरकारी भत्ते, आवास, ये सब चीजें मिलती रहेंगी, क्योंकि ये अपना लूप होल है। अब ऐसा ये पहला नहीं कर रहे हैं, इनसे पहले भी 2 जज साहब इनसे पहले भी ये चीज कर चुके हैं। उनके खिलाफ भी महाभियोग लाया गया था और वो भी अपना इस्तीफा दे करके बगल हो लिए थे, और फिर उनको भी सारी सुविधाएं अब तक मिल रही थी। ठीक है ना। तो अब देखो, अब ये चीज, ये लूप होल का फायदा ये भी उठा रहे हैं। इसी बात को लेकर के मैंने थंबनेल में लिखा था ना कि सजा या मजा। भाई 15 करोड़ कैश अभी किसी आम आदमी के घर पाया जाता, किसी नेता के घर पाया जाता, या किसी भी ऐसे जो सरकारी अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके घर पाया जाता 15 करोड़ का कैश, तो इनकम टैक्स का पहले नोटिस आता, ईडी लगती, इसके अलावा सीबीआई लगती, बहुत सारी चीजें लगती, और उनको कहीं ना कहीं से जेल होती और बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती, सजा होती। क्यों? क्योंकि आप इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं रख सकते हो, है ना। आप अगर बैंकों में जाते हो, 50,000 से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने लगते हो, तो फिर बैंकों का नज़र तुम्हारे पर पड़ जाता है। पैन कार्ड मांगना, ये इधर तमाम डॉक्यूमेंट वगैरह मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन 15 करोड़ का कैश, वो भी ठीक है, इलीगल मनी, ये आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे, मतलब इसका आपके पास यहाँ भंडार पड़ा था, तो आप किस पर्पज से थे, तो इन पर एक्शन होना था।
तो यही बात है कि अभी इस्तीफा दे करके आराम से बच लिए। अब इस्तीफा दे दिए तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। तो सवाल यही उठता है कि क्या इन पर जांच बैठेगी? भाई आखिर मामला तो वहीं का वहीं है कि वो 15 करोड़ आया कहां से, उसके लिए इन पर जांच होनी चाहिए। इस बात को लेकर के लोग अब सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि बस इस्तीफा दे दिए बात खत्म, इस चीज को खत्म ना होने दो, इस चीज को यहाँ पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो भी लगना हो वो लगे और ये गहन तरीके से जांच पड़ताल करे। इसमें अब यही बात है कि कोर्ट आदेश देगी, तब कोर्ट आदेश फिर वही आ गई जुडिशरी सिस्टम में। तो अगर कोर्ट आदेश देगा इन पर जांच बैठाने का, सीबीआई को आदेश देगा या ईडी को जांच देगा, तब फिर सीबीआई ईडी लगेगी, या फिर कोई जो मुख्यमंत्री हैं या फिर कोई भी हैं वो बड़े पद वाले इनको आदेश दें कि सीबीआई को कि भाई जांच लगाओ। तो ये सब चीज़ें अब होंगी। तो इसी बात को लेकर के सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठ रही हैं। आपको क्या लगता है कि इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि वो भाई आखिरकार 15 करोड़ आया कहाँ से, कौन दिया, किसके पास इतना ज़्यादा कैश पड़ा था जिन्होंने इनको दिया है, क्या ये इकट्ठा कर रहे थे या कैसे है? मतलब जुडिशरी सिस्टम का ये दुरुपयोग कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं करप्शन इन जुडिशरी करके जो टॉपिक था एनसीईआरटी में उसको ये मुहर लगाते पाए जाते हैं। देखो, जुडिशरी सिस्टम अपना एक ऐसा सिस्टम है जिस पर पूरी आम जनता को भरोसा रहता है कि यार कहीं से काम नहीं बनेगा तो जुडिशरी है, वहां से न्याय हमें मिल जाएगा। लेकिन ऐसे कुछ यशवंत वर्मा जैसे लोग जो हैं जो धब्बा लगाने का काम करते हैं, जिससे पूरी जुडिशियल सिस्टम जो है वो बदनाम होती है। इस चीज की अगर अन्य देशों से तुलना करें तो देखिए, अमेरिका में कुछ मामलों के बाद कुछ मामलों में इस्तीफे के बाद भी जांच पड़ताल चलती रहती है और कार्रवाई चलती रहती है। ब्रिटेन में भी आंतरिक अनुशासन प्रणाली है, इसलिए भी यहाँ पर चीजें मजबूत है। भारत में यहाँ पर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि ये लोग अब चाहे लूप होल खुद ही मिलकर के बनाए हों, चाहे ऐसा है कि बहुमत कठिन और राजनीतिक है और इसके बाद मुख्य तरीका इम्पीचमेंट भी है, इसके बाद जो है चीज़ें खत्म हो जाती है, अपने आप केस क्लोज हो जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा सा भारत में लूप होल है जिसका फ़ायदा उठाते हैं और अब ये तीसरे नंबर के जज हो गए हैं जिन्होंने इस लूप होल का फ़ायदा उठाया है। इस चीज़ को आप किस प्रकार से लेते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इन पर जाँच चलनी चाहिए? क्या लगता है आपको कि इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया है इसमें कुछ ना कुछ सुधार करना चाहिए, मतलब इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए कि महाभियोग चलता रहे जब तो कोई इस्तीफा ना दे पाए? ऐसा भी हो कि महाभियोग आ गया और अगर एक सदन से कम पास हो गया है तो इसका मतलब ये बड़ा मामला है और बहुत सारे सांसदों ने एक सदन में कम से कम इनके खिलाफ आवाज़ें उठाई है, तो फिर वहीं पर इस्तीफा इनका नामंजूर करना शुरू कर दिया जाए कि इस्तीफा आप नहीं दे सकते हो। ऐसा कुछ होना चाहिए क्या? आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए जिससे ये मुद्दा बड़ा हो सके और जिससे फिर से वही सोशल मीडिया की ताकत की मदद से सुप्रीम कोर्ट या फिर जो भी संबंधित न्यायालय हैं वो इस चीज़ का एक्शन ले सकें कि इन पर जांच बिठानी चाहिए कि वो 15 करोड़ आए कहाँ से। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अगर पसंद आया है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।